में आज दोपहर 2 बजे इस मामले में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर इस वक्त सुनवाई चल रही है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है पूरे मामले में और आज एक बार फिर से इस मामले में हियरिंग होनी है। दोपहर 2 बजे सुनवाई का दौर शुरू होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है और आज एक बार फिर से सुनवाई का दौर रहेगा। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है और ये जो पूरा विवाद जिस तरीके से इलाहाबाद पहुंचा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, धीरेन्द्र हमारे साथ इसी खबर पर बने हुए हैं। धीरेन्द्र, आज 2 बजे सुनवाई होनी है और 18 याचिकाएं हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई हैं। क्या अपडेट है? 2 बजे सुनवाई होगी, अभी तक क्या क्या हुआ इस मामले में? इस जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोपहर 2 बजे के बाद सिंगल बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। 18 इसी याचिकाओं को एक साथ क्लब करके और इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगातार इसकी सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्ष ये कहता है कि शाही ईदगाह का जो जमीन है वो उनकी है और उस पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। इस तरह कुल हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं की गई हैं और 18 याचिकाओं को एक साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज दोपहर 2 बजे के बाद अब दोनों पक्ष की जो दलील है वो अब कोर्ट में रखी जाएगी, यानी दोपहर 2 बजे के बाद एक बार फिर से जो दायर याचिकाएं हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की उस पर सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की मांग है कि जिस तरीके से अयोध्या जन्मभूमि के मामले में लगातार सुनवाई की जा रही, उसी तरीके से कृष्ण जन्मभूमि के मामले में भी सुनवाई की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि दोपहर 2 बजे के बाद जब दोनों पक्ष अपनी दलील पेश करते हैं उसके बाद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या निर्णय लेता है। जी बिल्कुल, तो हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई होनी और 2 बजे इस मामले में सुनवाई होनी है। अच्छा, अब तक का अगर हम इस पूरे केस को देखें तो ये मामला जिस तरीके से सामने आया है, लोगों में उम्मीदें जगी और हिंदू पक्ष और साथ ही साथ जो दोनों पक्ष हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोर्ट में फैसला सुनाया जाए। देखिए, पूरा मामला पहले वहां के स्थानीय कोर्ट में गया था, उस कोर्ट के बाद से फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट आया है और कुल एक करके कुल 18 याचिकाएं इस पूरे मामले में, इस विवाद में दाखिल की गई थी, जिसमें लगातार एक साथ सुनवाई की जा रही है। अलग अलग जो 18 याचिकाएं हैं उसमें अलग अलग प्रेयर किया गया है, लेकिन उस सारी याचिकाओं को एक साथ क्लब करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगातार इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा है। जिस तरीके से हिंदू पक्ष की लगातार मांग है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद परिसर है वो जमीन हिंदू पक्ष की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि की है, उस पर जो अतिक्रमण है उसको हटा दिया जाए। तो इसी मामले को लेकर जो 18 याचिकाएं हैं उसी को एक साथ क्लब करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ये आज इस मामले में 2 बजे सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं रखी गई है जिनमें सुनवाई का दौर चला है। पिछले बार भी कोर्ट ने सुनवाई की और आज एक बार फिर से सुनवाई का दिन है। हाईकोर्ट में इस मामले को सुना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से बच्चों को छात्रवृत्ति बांटेंगे। छात्रवृत्ति वितरण समारोह में शामिल होंगे सीएम। कुल 3,96,602 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलेगी। 89.96 करोड़ की धनराशि का हस्तांतरण होगा। आज सुबह 11 बजे पूरा कार्यक्रम रखा गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजन होगा जिस मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। संदीप हमारे साथ मौजूद है इसी खबर पर। संदीप, आज बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। 11 बजे का कार्यक्रम है और क्या अपडेट है इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ? स्वाति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार छात्रों को देखिए समय से पहले छात्रवृत्ति देने जा रहे हो। लगभग 4 लाख जो छात्र हैं वो इस पूरी योजना से देखिए लाभान्वित होंगे। इसको देखिए कहीं ना कहीं से ये देखा जा सकता है कि छात्रों को बेहतर शिक्षा का माहौल तो मिले और उसी के साथ साथ देखिए कई बार ये देखा जाता है कि कई छात्रों के पास या उनके परिजनों के पास इतना पैसा नहीं होता है, तो एक आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। इसी क्रम में जो है सरकार ने छात्रों को समय से पहले छात्रवृत्ति देने का जो है वो फैसला किया है। एक बड़ा कार्यक्रम आज देखिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये आयोजित हो रहा है जिसमें 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएं जो हैं वो इस पूरी योजना से लाभान्वित होंगे। पहले मार्च महीने में देखिए जो है वो छात्रवृत्ति को दिया जाता था, लेकिन कई बार ये देखा गया कि तमाम तरीके के जो देखिए एग्जामिनेशन होते हैं, तैयारी होती है, तो पूर्व में छात्रवृत्ति फरवरी मार्च में दी जाती थी, जबकि अब इसे आप समझिए नवरात्रि और सितंबर माह में वितरित किया जा रहा है। तो नवरात्रि सभी को पता है कि अपने आप में भी एक पावन अवसर है और उसी के साथ एक दीपावली का
ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तोहफा भी देने जा रहे हैं। इस शिक्षा में किसी भी तरीके की जो रुकावट है वो नहीं आएगी। और उसी के साथ साथ देखिए 70 लाख से अधिक छात्रों तक इस पूरी छात्रवृत्ति योजना का जो दायरा है उसको बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उन छात्राओं के लिए एक बेहद ही देखिए ये कहा जा सकता है कि राहत की खबर है कि फरवरी मार्च में मिलने वाली जो छात्रवृत्ति थी वो इस बार उनको सितंबर माह में दी जा रही है। उनकी पढ़ाई के लिए लाभप्रद होगी, उनके करियर के लिए होगी और उसी के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कदम बिल्कुल होगा। बहुत उपयोगी कदम है सरकार का। बहुत शुक्रिया संदीप आपका जानकारी देने के लिए। तो स्कॉलरशिप छात्र छात्राओं को मिलने जा रही है और आज ये कार्यक्रम होना है 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। बढ़ते आगे, तीसरे दिन भी कर्फ्यू का दौर जारी है। दोपहर बाद कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है। गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम लेह पहुंची है। लेह में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक चल रही है। पुलिस अब तक 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। अब तक इस हिंसा में 4 लोगों की जानें जा चुकी है, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हिंसा में घायल 90 लोग, जिनमें से 50 पुलिसकर्मी बताए जा रहे थे। तो आज इस हिंसा का तीसरा दिन है, लेकिन सुरक्षा में ढील जिस तरीके से हुई, कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है। दीपांकर हमारे साथ मौजूद है इसी खबर पर। दीपांकर, क्या स्थिति है? आज ये भी बताया जा रहा है कि दोपहर बाद कर्फ्यू में कुछ ढील भी लोगों को दी जा सकती है। देखिए, हम आपको बताते चले कि तीसरा दिन लगातार आज कर्फ्यू चल रहा है। न केवल लेह शहर में बल्कि आसपास के जो कस्बे हैं और कारगिल में भी पूरी तरह से तारबंदी की गई है। फिलहाल लोगों को बाहर आने की इजाजत नहीं है, लेकिन क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, कुछ इमरजेंसी सामान जो है लोगों को लेना है। और हालात की समीक्षा करने के बाद जो हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई लेह में, उनका ये कहना था कि यहाँ पे ढील जो है वो पहले 1-2 घंटे के लिए और उसके बाद फिर उसे बढ़ाया जा सकता है अगर हालात जो है वो बेहतर होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से एकदम से जो 5000 से ज्यादा यूथ बाहर निकले और उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसमें हिंसा में जो 4 युवाओं की जो जान चली गई, उनके शव आज उनके परिवारजनों को दिए जा रहे हैं और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी होना है। पूरी स्थिति पर नजर बनाने के लिए MHA की उच्च स्तरीय टीम जो है वो कल देर शाम को ही ले पहुंच गई थी। आज ले एपेक्स बॉडी और जो भी वहां पे तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत की जा रही है ताकि जो शांति की बहाली की जाए। दूसरी तरफ केंद्र इस सारे पूरे एपिसोड के केंद्र बिंदु अगर कोई व्यक्ति है तो वो सोनम वांगचुक हैं। आप जानते हैं सोनम वांगचुक को लेकर ये बताया जा रहा है कि MHA ने उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉरेन फंडिंग को कैंसिल कर दिया है कल शाम को। दूसरी उनकी एक और जो संस्था है उसकी जो लैंड अलॉटमेंट थी उससे कैंसिल कर दिया गया था और उस पर CBI पहले ही नजर बनाए हुए थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय का पहले से ही बयान आ चुका है जिसमें सोनम वांगचुक को जिम्मेवार ठहराया गया है और ऐसा लगता है कि ये जो FIR दंगे की है इसमें हो सकता है कभी भी सोनम वांगचुक का नाम जो है वो इंक्लूड किया जाए। दूसरी तरफ ये भी मैं आपको बताऊं कि सोनम वांगचुक का भी ये कहना है कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या जेल भेजा जाता है तो उससे पूरे लेह लद्दाख में फायदा जो है वो कम होगा और नुकसान ज्यादा होगा। यानी कि सोनम वांगचुक भी अब ये भांप गए हैं कि कहीं ना कहीं उनके लिए आने वाले दिन जो है वो मुश्किल हो सकते हैं और इसीलिए वो बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जांच किया। 55 साल की कलावती के रूप में शिनाख्त हो गई इस महिला की घर से 500 मीटर के दायरे पर शव बरामद हुआ है। महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। मृतक के दोनों लड़कों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पीपीगंज क्षेत्र के उदयपुर का ये मामला है। विकास हमारे साथ मौजूद है। विकास, पूरा मामला क्या बताया जा रहा है? महिला की किसने हत्या की, क्या पता चल पाया है? जी, आपको बता दें कि पूरा जो मामला है पीपीगंज क्षेत्र के मोहिधरपुर का है, जहाँ पे ये सुबह जब ग्रामीण टहलने निकलते हैं तो देखते हैं कि गांव के बगल में ही एक महिला का सर कटी लाश मिलती है, जिससे इलाके में सनसनी मच जाती है और उसकी पहचान गांव की 55 साल की कलावती के रूप में होती है। सूचना पे पुलिस और ग्रामीण पहुंचते हैं और पुलिस सबको कब्जे में लेती है। इस महिला की जो है पूर्व में पति मर चुके हैं और इनके दोनों बेटों से पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन जिस तरह से एक महिला का सर कटा लाश मिला उससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस क्या कह रही है? लड़कों का क्या कहना है?
जिन लड़कों के से पुलिस पूछताछ कर रही है उसका बयान नहीं आया कि आखिर कैसे मां गायब हुई और किस तरह वहां तक उसकी हत्या की गई है, हत्या को लाके शव को लाके वहां फेंका गया। पुलिस हर बिंदु पे छानबीन कर रही है और अभी भी बच्चों से पूछताछ चल रही है। धन्यवाद विकास आपका जानकारी देने के लिए। शाहजहांपुर में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। बच्चे के नामकरण संस्कार की दावत हुई थी और दावत ना देने पर युवक को गोली मार दी गई। हत्या आरोपी ग्राम प्रधान की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। थाना तिलहर क्षेत्र के मोहनपुर गांव की वारदात है। बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ और दावत नहीं देना इतना भारी पड़ गया कि युवक को गोली मार दी गई। युवक की मौके पर मौत हो चुकी है। हत्या आरोपी ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी हो चुकी है। थाना तिलहर क्षेत्र में एक गांव में मृतक के बेटे का नामकरण संस्कार था और जो आरोप लगाया जा रहा है वो यह है कि ग्राम प्रधान को इनवाइट न किए जाने के कारण उसके द्वारा इसके घर पर आकर के गोली मार दी गई। घायल अवस्था में उसे अस्पताल भेजा गया किंतु वहाँ मृत घोषित किया गया। मृतक के परिजनों द्वारा आरोपित को पकड़ लिया गया था। पुलिस द्वारा मौके पर आकर के उसको हिरासत में लिया गया है। उसको भी चोटें आई हैं और वो उपचार के लिए रेफर किया गया है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो भी तहरीर प्राप्त होती है तो उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी और समस्त घटनाक्रम का कारण ज्ञात किया जाएगा। एक बड़ी खबर आजमगढ़ से आपको बता रहे हैं। बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों को गोली लगी है। घटना के 12 घंटे के बाद पुलिस ने धर दबोचा। थाना सिधारी क्षेत्र के पठान टोला का ये मामला है। बच्चे की बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और शव को घर के बाहर लटका दिया गया था। ये पूरा मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है और घटना के 12 घंटे के बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। थाना सिधारी क्षेत्र के पठान टोला का ये मामला है। बहुत निर्मम तरीके से बच्चे की हत्या करके शव को बाहर लटका दिया गया था। फिलहाल ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया है, पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को मुठभेड़ में घायल कर दिया है। पुलिस की मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों को गोली लगी और घटना के 12 घंटे के बाद ही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। थाना सिधारी क्षेत्र के पठान टोला का मामला है। आजमगढ़ की हत्या में सनसनीखेज वारदात घटित हुई। एक 7 साल का बच्चा खेल के लिए मैदान में गया हुआ था। जब वो घर पर नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने तलाश किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया कि उसमें किसी ने फोन पे कॉल करके फिरौती की मांग की है। कुछ समय बाद बच्चे की डेड बॉडी एक घर से बरामद हुई। इसमें घटना के शीघ्र अनावरण और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था। 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। जितने दोषी होंगे उन सब के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो पुलिस का एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। एक बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या और इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को मौके से धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही बच्चा घर से लापता हुआ था। शैलेंद्र निगम ने मुकर्रम अली के बेटे की हत्या की। कारोबारी रंजिश का ये पूरा मामला था। 7 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, उसकी हत्या कर दी गई। शैलेंद्र निगम और मुकर्रर की हार्डवेयर की दुकान थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को कानपुर देहात में शिवली पुलिस और गैंगरेप हत्या के आरोपों के मामलों में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। युवती का मोबाइल तमंचा बरामद करने लेकर गई थी पुलिस। आरोपी ने छुपाकर रखे तमंचे से पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी जख्मी हुआ। आरोपी के पैर में गोली लगी, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतका का मोबाइल, घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ है। कल युवती का बागीचे में शव बरामद हुआ था। शिवली के शरी निवादा नहर के रास्ते पे ये मुठभेड़ हुई है। एक युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। तत्पश्चात अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए सबको पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर, जो कि नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म के बाद में उसकी हत्या किए जाने के संबंध में था, अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए घटना में प्रयुक्त तमंचा और युवती के मोबाइल को केतरी नवादा नहर के पास में छिपाना बताया गया। अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
चंदौली में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। खजरा पहाड़ी के पास चेकिंग के दौरान पिकअप रोकी गई। पुलिस को देखते ही तस्करों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की गोली से तस्कर सोनू अंसारी घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही छोटू यादव भी मौके से फरार है। 315 बोर का तमंचा, कारतूस और 8 गौवंश बरामद हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बोलेरो वाहन नंबर यूपी 64 PT 4656 से गो तस्कर गोवंशों को लाद कर औरौरा से बिहार की तरफ लेकर जा रहे हैं। अभियुक्त पुलिस बल पर फायरिंग करते हुए भागने लगे, जिससे प्रतिरक्षा में पुलिस बल द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त बरामद वाहन पर 8 राष्ट्रीय गोवंश लदे हैं, जिन्हें नजदीकी गौशाला पहुंचाया जा रहा है। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु चकिया अस्पताल भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अंबेडकर नगर में दबंगों ने सड़क पर ट्रक ड्राइवर को दौड़ा कर पीटा। लाठी डंडों और घूंसों से उसकी पिटाई की गई। सड़क किनारे ट्रक खड़ा करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पीड़ित शैलेंद्र ने अकबरपुर कोतवाली में तहरीर दी। दबंगों ने ट्रक ड्राइवर को दौड़ाकर सड़क पर पीटा। ये घटना का वीडियो सामने आया। लाठी डंडों और लात घूंसों से ड्राइवर को जमकर पीटा गया। सड़क किनारे ट्रक खड़ा करने को लेकर यह पूरा विवाद पेश आया है, जहां पर दबंगों ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा है। लखनऊ से अगली खबरें। आईपीएस यमुना प्रसाद के मकान में चोरी हुई है। नोएडा कमिश्नरेट में डीसीपी हैं यमुना प्रसाद। विकास नगर में मकान में चोरी की घटना हुई। खिड़की की ग्रिल काटकर चोर घर में दाखिल हुए। कैश, लाखों का सामान अपने साथ ले गए चोर। विकास नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। विकास नगर का ये घटनाक्रम है, जहां पर मकान में चोरी हुई है। खिड़की की ग्रिल काटकर घर में दाखिल हुए चोर और वहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। कैश और लाखों रुपए का सामान उठाकर ले गए चोर। वहीं विकास नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आईपीएस यमुना प्रसाद के मकान में चोरी का मामला सामने आया है। नोएडा कमिश्नरेट में डीसीपी हैं यमुना प्रसाद, जिनके घर को भी चोरों ने नहीं छोड़ा। विकास नगर में मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लाखों का सामान पार कर दिया है। बताया जा रहा है कि खिड़की की ग्रिल काटकर घर में दाखिल हुए चोर। राजधानी लखनऊ का ये मामला है। कैश, लाखों रुपए का सामान उठा ले गए चोर। यमुना कमिश्नरेट में डीसीपी हैं यमुना प्रसाद। विकास नगर में मकान में चोरी की घटना सामने आई और खिड़की की ग्रिल काटकर घर में दाखिल हो गए चोर, जिन्होंने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घर में घुसे चोरों का कारनामा जालौन में भी देखने को मिला। चोरी के दौरान गृहस्वामी जाग गए, उनके साथ मारपीट की गई। घर में रखी नकदी लेकर चोर फरार हो गए। मामले की जांच पड़ताल कर रही वहां की पुलिस। कोच कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर का पूरा मामला है। चोरी के दौरान जागे गृहस्वामी को जिस तरीके से पीटा है, बताया जा रहा है कि काफी सामान भी चोर अपने साथ ले गए। घर में घुसे चोरों ने न सिर्फ चोरी की, बल्कि घर में घुसकर वहां पर मकान के मालिकों को जमकर मारा पीटा। कहाँ बच्चा कहाँ है? जालौन में नटवर लाल धर्मेंद्र सक्सेना कलकत्ता से गिरफ्तार हुआ है। अंडमान निकोबार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर से धर्मेंद्र सक्सेना की गिरफ्तारी हुई। 38,000 फर्जी आधार कार्ड बनाने का इस पर आरोप है। बीएसएनएल के मंडल सहायक प्रबंधक ने दर्ज करवाया था मामला। गिरफ्तारी से बचने को आरोपी ने जमानत की अर्जी डाली थी। अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तारी हुई है। जालौन के उरई नगर का रहने वाला है धर्मेंद्र सक्सेना। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने जमानत की अर्जी डाली थी और अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बरेली में छेड़छाड़ का विरोध करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। दूसरे समुदाय के लोगों ने पीड़ित परिवार को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल है। कोचिंग जाते समय छात्रा को जो युवक राहिल था वो परेशान कर रहा था। आरोपी लड़की को घर से उठा ले जाने की धमकी तक देता था। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फतेहगंज के पश्चिमी भोलेनगर सब्जी मंडी के पास का पूरा मामला है।
झांसी में भोजला हत्याकांड में एक बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और हत्या के मामले में वांछित 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी संजय पुलिस की गोली लगने से घायल है। कब्जे से 315 बोर का तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद हुआ है। सोजी और सीपरी बाजार पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना सीपरी बाजार पुलिस को किसी मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि अभियोग से संबंधित एक नामजद अभियुक्त तथा उसके 2 साथी लकारा पुलिया पर मौजूद हैं। इस सूचना पर स्वाट तथा सीपरी बाजार पुलिस मौके पर पहुंचे तो 3 व्यक्ति जो वहां मौजूद थे पुलिस को देखकर दूर से ही भागने लगे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग जान से मारने की नीयत से की गई फायरिंग में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। शामली में थाना भवन गोगाल मेले में अश्लील डांस हुआ है। धार्मिक मेले में जमकर अश्लीलता परोसी जा रही। बार बालाओं का डांस देखने हजारों लोगों की भीड़ पहुंची। रागनी कंपटीशन के नाम पर डांस पार्टी का आयोजन किया गया। थाना नगर पंचायत थाना भवन के द्वारा ये जो ठेका है वो छोड़ा गया है। धार्मिक आयोजन में जिस तरीके से अश्लीलता खुलकर परोसी गई, हजारों लोग पहुंचे और सबसे बड़ी बात यह पुलिस के सामने ही जमकर अश्लीलता हुई। मेरठ में प्रेमी ने प्रेमिका पर चाकू से वार कर दिया। लिव इन में रह रही एक घायल महिला प्रेमिका ने प्रेमी पर मुकदमा दर्ज करवाया था। केस वापस लेने का दबाव बना रहा था प्रेमी। महिला को सड़क पर रोककर चाकू से वार किया। 2 बच्चों की मां का आरिफ से प्रेम प्रसंग था। महिला को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ब्रह्मपुरी क्षेत्र के तांगे वाली गली का मामला है। 2-2.5 महीने से मेरा मुकदमा चल रहा है और चाकू से मेरे पास हमला करा हमारा, यहाँ चाकू मारा, मेरे बहुत बुरी हालत कर दी। आरिफ ने मुझे देख लिया था। मम्मी के घर जा रही थी, उसने मुझे रास्ते में देख लिया था। अब सब वहाँ पे कह रहा मुकदमा खत्म करवा दे, बात कर ले। एक बार नहीं का मुकदमा मत डलवावे, मुझसे बात करने आ गया, घर में आ गया। महिला के कहे अनुसार उसके ऊपर जो उसका लिव इन पार्टनर था पहले का, उसके द्वारा उसके ऊपर जो है हमला किया गया था। इसके अंदर अभी मजरूबा का कहना है कि उसके ऊपर जो है तेजाब फेंका गया था और चाकू से हमला किया गया था। मेडिकल परीक्षण अभी हो चुका है और बाकी इलाज का काम अभी चल रहा है। ज्वेलरी पदार्थों को इसके अंदर नहीं, अभी ऐसा बॉडी पे तो वो तो MLC का पार्ट है, लेकिन बॉडी पे इसको इंजरी है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द।